हे हाय हेलो एवरीवन। सो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में मार्केट लीडर सीए ग्रामीण, इस कंपनी का कौन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। Q1 का रिजल्ट ऑफ कोर्स थोड़ा सा खराब रहा था कंपनी का। ग्रॉस एनपीएन का बढ़ गया था काफी ज्यादा मार्जिन से पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड ये पूरा माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर है, इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक प्लेयर का क्रेडिट कॉस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रॉस एनपीए का प्रॉब्लम आ रहा है, एंड मार्केट भी इनके स्टॉक्स को अच्छा खासा पनिश कर रहा है पिछले कुछ टाइम में। इनफैक्ट पूरा लैंडिंग स्पेस ही अगर आप देखोगे, जिसमें बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं, ये पूरा स्पेस पिछले 1-2 साल से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं है इनके स्टॉक्स के अंदर। जबकि कुछ प्लेयर्स हैं जो इनमें कंसिस्टेंटली काफी अच्छा कर रहे हैं। सो अब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन प्लेयर्स पे हम फोकस करें जिनका एसेट क्वालिटी स्टेबल है, मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आ रहा है, एंड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने एसेट क्वालिटी के आउटलुक को लेकर के, और ग्रोथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो उन प्लेयरों के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। तो सीए ग्रामीण का कॉन कॉल एनालिसिस अगर हम देखें तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि Q1 में डेफिनेटली चैलेंजेस तो थे, जिसमें आपका जनरल इलेक्शन था, आपका हीट वेव था, एंड Q1 वैसे भी एक लेंडिंग बिजनेस के लिए थोड़ा सा वीक क्वार्टर माना जाता है। तो उसके बाद भी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस आप हमारी देखो तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही, कंसिस्टेंसी रही हमारे नंबर्स के अंदर। जैसे हमारा मार्जिन का नंबर अच्छा रहा, प्लस हमारा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी काफी अच्छी रही इस क्वार्टर के अंदर। क्योंकि सीए ग्रामीण का अगर आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो 30% से ग्रो हुआ था Q1 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी जो है वो अपने कॉस्ट को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। बिकॉज लोन बुक का ग्रोथ तो हार्डली 20-21% था, लेकिन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 30% के आसपास गया है। तो और वो पिछले कई क्वार्टर से इसी रेंज के आसपास ग्रो कर रहा है। तो वही कंपनी कह रही है कि ऑपरेशन एफिशिएंसी हमारी अभी भी बनी हुई है, एंड ओवरऑल रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं। आरओई का नंबर अभी भी काफी अच्छा है इस कंपनी का। देन ओवरऑल ग्रोथ अगर हम देखें इस क्वार्टर में तो 21% का लोन बुक का ग्रोथ रहा है सीए ग्रामीण का, जिसमें जो इनका जो ग्रुप लोन है, जिसको माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है, जो आप रूरल एरियाज में ग्रुप ऑफ वुमेन को लोन देते हो, तो वो वाला बुक कंपनी का ऑलमोस्ट 18-19% से ग्रो किया है। जबकि मैनेजमेंट का गाइडेंस था 20% की ग्रोथ का। तो मतलब गाइडेंस से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म इन्होंने किया है। लेकिन जो इनका रिटेल फाइनेंस वाला बुक है, जिसमें ये इंडिविजुअल लोन देते हैं, जो इनके अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स होते हैं ग्रुप लोन के अंदर, उनको ये प्रमोट करते हैं और हाई टिकट साइज का इंडिविजुअल लोन ऑफर करते हैं। वो वाला बुक काफी सॉलिड पेस पे ग्रो कर रहा है कंपनी का। इंडिविजुअल लोन के साथ में वहां पे कंपनी अफोर्डेबल होम लोन भी देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देती है। तो वो वाला पार्ट काफी अच्छा कर रहा है। एंड आज के टाइम पे इनका टोटल बुक साइज जो है रिटेल फाइनेंस का वो 762 करोड़ के आसपास है। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे लोन बुक को देखोगे तो थोड़ा सा डी ग्रोथ आया है। मतलब मार्च के क्वार्टर से अगर हम अप्रैल वाले क्वार्टर को कंपेयर करें, और वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। एंड इसमें अच्छा पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो डी ग्रोथ है ये हमने पहले से ही एंटिसिपेट किया हुआ था। बिकॉज जिस तरीके का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, हीट वेव था, प्लस आपका इलेक्शन का टाइम था, एंड Q1 बिकॉज थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता ही है। तो हमने जो लास्ट क्वार्टर में गाइडेंस दिया था, अपना ग्रोथ का गाइडेंस दिया था FY25 के लिए, उसमें इस फैक्टर को ऑलरेडी हमने कंसीडर किया हुआ था, एंटिसिपेट पहले से हमने किया हुआ था। तो अब यहां से हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हमने जो गाइडेंस दिया है लोन बुक की ग्रोथ का 23 से 24% का FY25 के अंदर, उसको हम अचीव कर लेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये सबसे अच्छा पार्ट है किसी भी मैनेजमेंट का। आप इसको एक अच्छा अप्रोच, एक कंजर्वेटिव अप्रोच बोल सकते हो। बिकॉज अगर यहां पे इस क्वार्टर में मैनेजमेंट आके ये बोलता कि पहला क्वार्टर काफी चैलेंजिंग चला गया एंड अब हमने जो गाइडेंस दिया था वो हमको थोड़ा सा डाउनग्रेड करना पड़ेगा, हमको 24% की जगह फॉर एग्जांपल 20 या 22% पे ग्रो करना पड़ेगा, तो ये सबसे नेगेटिव पार्ट होता है एक मैनेजमेंट का। एंड आप देखोगे कि मार्केट से उसको एक अच्छा खासा नेगेटिव सेंटीमेंट मिलेगा उस स्टॉक को भी। क्यों? बिकॉज मार्केट को ये पसंद ही नहीं है कि मैनेजमेंट आकर के अपने गाइडेंस को रिवाइज कर दे, मतलब डाउनग्रेड कर दे। अगर आप अपने गाइडेंस को मेंटेन रखते हो या गाइडेंस को और अपग्रेड करते हो, ये सबसे पॉजिटिव सिग्नल है एक स्टॉक के लिए। एंड इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है अगर आप अपने गाइडेंस को डाउनग्रेड करते हो। तो काफी अच्छी अप्रोच रखी है यहाँ पे सीए ग्रामीण के मैनेजमेंट ने। इन्होंने वो चीज पहले ही एंटिसिपेट कर ली थी अपने गाइडेंस के अंदर, एंड उसके बाद वो ग्रोथ का नंबर दिया था FY25 के लिए। देन इस क्वार्टर में अगर हम टोटल कस्टमर एडिशन देखें कंपनी का, तो 1.90 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास इन्होंने नए कस्टमर्स ऐड किए। एंड आज के टाइम पे अगर हम सीए ग्रामीण का टोटल कस्टमर बेस देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास है। 49.84 लाख कंपनी का टोटल कस्टमर बेस है। देन पोर्टफोलियो यील्ड अगर हम देखें तो सीए ग्रामीण का वही 21% के आसपास है। एंड माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट कॉस्ट लेंडर है, मतलब जो ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कस्टमर्स को वो सबसे लो करते हैं पूरे इंडस्ट्री के अंदर। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारा स्टेबल है, 9.8% के आसपास है।
और हमारा ये मानना है कि आने वाले क्वार्टर में ये इसी रेंज में रहेगा, 9.8 से 9.9% के बीच में रहना चाहिए, बिकॉज हमने अपने बोरोइंग मिक्स को काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। कुछ हमने डोमेस्टिक बोरोइंग भी करी है, कुछ हमने फॉरेन मार्केट से भी बोरोइंग करी है, तो उसका हमको एडवांटेज मिलेगा एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारा यही इसी करंट लेवल के आसपास ही रहना चाहिए। देन ऑपरेटिंग लेवरेज की जो हमने बात करी, तो मैनेजमेंट बोल रहा है वो काफी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है हमारे लिए। एक तो ऑफ कोर्स जो जैसे जैसे बिजनेस स्केल अप होता जा रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और दूसरा जो हमारा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है इस इंडस्ट्री के अंदर कि हम कॉस्ट को काफी अच्छे से मैनेज करते हैं। तो सीए ग्रामीण का अगर आप कॉस्ट टू इनकम देखोगे तो 29% का कॉस्ट टू इनकम है इस इंडस्ट्री का। एंड इस वाले पैरामीटर के ऊपर भी ये जो कंपनी है, जो बिजनेस है, इस पूरे इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे बेस्ट इसका कॉस्ट टू इनकम रहता है हमेशा से, वो इन्होंने मेंटेन किया इस क्वार्टर के अंदर भी। इसीलिए इनका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी 30% से ग्रो करा है। देन जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ग्रॉस एनपीए का, तो मैनेजमेंट बोल रहा है Q1 में हमने थोड़ा सा ट्रांजिटरी इंक्रीज देखा है अपने डेलिक्वेंसी के अंदर, मतलब डिफॉल्ट रेट हमारे थोड़े से बढ़ गए हैं Q1 के अंदर। उसका रीजन 3-4 रीजन इन्होंने बताए हैं। पहला रीजन तो आपका ये है कि जो लास्ट क्वार्टर है, मार्च का जो क्वार्टर था, उससे अगर आप लोन बुक को कंपेयर करोगे Q1 के क्वार्टर में, तो लोन बुक थोड़ा सा डी ग्रो हुआ है। तो क्योंकि आपका बुक का साइज थोड़ा सा कम हो गया है, तो उस पे जो ग्रॉस एनपीए वो परसेंटेज टर्म में थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है आपका, मैनेजमेंट बोल रहा है कि लास्ट ईयर जो है वो रेनफॉल काफी कम हुआ था, तो उससे जो इनके कस्टमर्स हैं, इनके कस्टमर कौन होते हैं मोस्टली, वही रूरल एरियाज में जिनकी इनकम जो है वो काफी ज्यादा एग्री पे डिपेंड करती है। तो कंपनी बोल रहा है कि उनके अर्निंग कैपेसिटी को कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ है उससे। तो दूसरा रीजन एक तो वो है ग्रॉस एनपीए बढ़ने का। तीसरा रीजन ऑफ कोर्स आपका हीट वेव है, जो Q1 में बहुत स्ट्रॉन्ग हीट वेव रहा हमारे जहां पे बिजनेसेस हैं उन एरियाज में, तो एक तीसरा रीजन वो है। एंड चौथा रीजन इसके साथ में आपका जनरल इलेक्शन है, बिकॉज इलेक्शन की वजह से हमारी जो ऑपरेशनल मूवमेंट है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, तो इसकी वजह से हम टाइमली रिकवर नहीं कर पाए। सो ब्रॉडली ये 3-4 रीजन हैं जिसकी वजह से इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा, डिफॉल्ट रेट्स बढ़े हैं। अब कंपनी कह रहा है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसमें अगर आप देखोगे तो हमने ये चीज भी काफी हद तक पहले ही एंटिसिपेट कर ली थी पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि कर्नाटका के बाहर का जो हमारा बिजनेस है, जहां पे हमारी प्रेजेंस है, कर्नाटका तो इनका कोर मार्केट है, उसके बाहर के मार्केट में जहां पे सीए ग्रामीण की प्रेजेंस है, वहां पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम ऑलरेडी पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा डिफॉल्ट रेट देख रहे थे। तो हमने जो क्रेडिट कॉस्ट का भी गाइडेंस दिया था FY25 के लिए, उसमें भी इस चीज को पहले ही मतलब बजटेड कर लिया था, फैक्टर इन कर लिया था इस चीज को। सो अब यहां से हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी जो हमने गाइडेंस दिया था 2.2 से 2.4% का, वो हम गाइडेंस अचीव कर लेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो ये एक और पॉजिटिव कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट का जो हमारा गाइडेंस है वो मेंटेन रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर आप लास्ट क्वार्टर का कॉन कॉल देखोगे सीए ग्रामीण का, तो उसमें एनालिस्ट ने बहुत बार इस चीज को पूछा था मैनेजमेंट को कि अगर आप अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के इतना ही कॉन्फिडेंट हो एंड आपको लग रहा है कि ब्रॉडली इंडस्ट्री में इतना कोई बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आपने अपना क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस क्यों बढ़ा दिया? आपने 1.8-1.9% से 2.2 से सीधा 2.4% का रेंज दे दिया। तो ये इतना बड़ा रेंज क्यों दिया इन्होंने? वहां पे मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि हमको ये कॉन्फिडेंस है कि हम एसेट क्वालिटी को अच्छा ही रखेंगे, लेकिन ये जो हमने नंबर दिया है ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी को देखते हुए दिया है, बिकॉज डेफिनेटली अब जो आपका एसेट क्वालिटी है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है। जो एक बहुत अच्छा पार्ट था इस पूरे सेक्टर का, माइक्रो फाइनेंस का 1-2 साल का, वो अब डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, तो एनपीए के नंबर बढ़ेंगे। तो वहां पे कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट ने ऑलरेडी थोड़ा सा हायर लेवल का गाइडेंस दिया था अपने क्रेडिट कॉस्ट का। और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अब ये जो चीज हुई है, जो इस क्वार्टर के अंदर जो डिफॉल्ट रेट बढ़े हैं, तो हम उसको लेकर के अब कॉन्फिडेंट हैं कि अब यहां से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, रिकवर कर लेंगे हम आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। एंड हमारा पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो उसी रेंज के आसपास रहेगा, 2.2 से 2.4% के बीच में। मतलब क्रेडिट कॉस्ट कंपनी यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि बढ़ेगा, इसी सेम लेवल के बीच में मैनेज हो जाएगा इनका पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब यहां पे अगर आप डिफरेंस देखो सीए ग्रामीण और अरमान फाइनेंशियल के बीच में, तो डिफरेंस क्या है? मैनेजमेंट की क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस का। वहां पे मैनेजमेंट को इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि नियर फ्यूचर में मेरा क्रेडिट कॉस्ट कहां पे स्टैंड करेगा, क्या आज जो मेरा ग्रॉस एनपीए का नंबर है क्या वो और बढ़ सकता है आने वाले क्वार्टर में, एंड क्या उससे मेरे ग्रोथ पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीए ग्रामीण की मैनेजमेंट को बोलो तो ये ग्रोथ को लेकर भी कॉन्फिडेंट है, प्लस एसेट क्वालिटी को भी लेकर के कॉन्फिडेंट है कि नियर फ्यूचर में मतलब आने वाले 2-3 क्वार्टर में हमारा ये नंबर इंप्रूव हो जाएगा
एंड ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट हमारा उसी गाइडेड रेंज में रहेगा। सो डेफिनेटली अगर आज मुझे ये चूज करना हो कि कहां पे ज्यादा सेफ्टी है, तो मैं सीए ग्रामीण को ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज मैनेजमेंट को वहां पे क्लैरिटी है एंड अपने बिजनेस को लेकर के कॉन्फिडेंस है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप लैंडिंग बिजनेस में किसी भी बिजनेस को एनालाइज करो। ग्रोथ तो डेफिनेटली आपका आ जाएगा बाद में, लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट एसेट क्वालिटी को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा आपके लिए एक रेड सिग्नल है उस स्टॉक को लेकर के। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि इनफैक्ट अभी हमने सेकंड क्वार्टर से ही काफी सारी अच्छी चीजें देखनी शुरू कर दी है। हमारा जो कुछ डेलिक्वेंसी के नंबर थे वो रिकवर होने स्टार्ट हो गए हैं एंड कंपनी कह रही है कि हमने प्रोविजनिंग पॉलिसी भी अपनी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट करी है। सो इन्होंने अब क्या किया है, पहले ये स्टेट वाइज प्रोविजनिंग पॉलिसी फॉलो करते थे, अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोविजनिंग पॉलिसी बना रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ इसका, स्टेट वाइज का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट बोल रहा है फॉर एग्जांपल अगर पहले एमपी में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में मुझे लगता था कि इन एरियाज में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पे मैं अगर 100 रुपए का लोन दे रहा हूं तो 3 रुपए या 4 रुपए का प्रोविजनिंग कर रहा हूं उसके अगेंस्ट में। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टेट वाइज मैनेज नहीं कर रहा हूं, अब मैं माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा हूं, मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एमपी में मुझे इंदौर में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखना है कि कहां पे कैसा कैसा रिस्क पैरामीटर है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसा मुझे रिस्क पैरामीटर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रोविजनिंग पॉलिसी मेंटेन कर रहा हूं। अब मतलब मैं स्टेट लेवल से नीचे आके बहुत नीच लेवल की मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, मेरा डेफिनेटली रिस्क जो है वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मैं माइक्रो मैनेज कर सकता हूं, अगर कहीं पे डिफॉल्ट रेट बढ़ भी रहा है तो मैं वहां पे पहले से ही प्रोविजनिंग बढ़ा दूंगा, तो उसका इंपैक्ट मेरे टोटल बुक के ऊपर बहुत कम पड़ेगा। सो ये चीज करना इन्होंने स्टार्ट किया है। देन कंपनी कह रही कि हमारा हमेशा से कंजर्वेटिव अप्रोच रहा है, इस तरीके की चीजें हम हमेशा से फॉलो करते हैं एंड ये जो अप्रोच है ये हमको बहुत हेल्प करता है अक्रॉस साइकिल्स अच्छा परफॉर्म करने में। मतलब इंडस्ट्री में जब बुरा साइकिल भी आता है तब भी हमारे एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने में ये अप्रोच काफी ज्यादा हेल्प करता है हमको। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है हमारा जिसमें हमारा आरओए का नंबर 5% से ज्यादा है और आरओई का नंबर जो है वो 20% से ज्यादा है। अब अगर आप अरमान को देखोगे तो अरमान का एक टाइम पे 30% का आरओई था और आरओए ऑलमोस्ट 8% टच कर रहा था। इस क्वार्टर में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है हमको अरमान के नंबर्स में। सो ये क्या शो करता है कि एक सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है एक लैंडिंग बिजनेस के अंदर। एंड एज एन इन्वेस्टर मतलब अगर मेरे पास अगर चॉइस हो तो डेफिनेटली मैं उस प्लेयर को चूज करूंगा जहां पे मुझे सस्टेनेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, ऐसे टाइम में जब साइकिल थोड़ा सा खराब चल रहा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग चल रहा है बिजनेस के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैनेजमेंट को भी के अप्रोच को भी थोड़ा सा देखोगे तो वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, बिकॉज उनकी मैनेजमेंट भी बोल रही है, इस कॉन कॉल में उन्होंने क्या बोला कि हमको पिछले 1-2 क्वार्टर से ऐसा लग रहा था कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो लॉजिकली जैसे सीए ग्रामीण ने अपने क्रेडिट कॉस्ट के गाइडेंस में इस चीज को पहले ही फैक्टर इन कर लिया था, उन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया, थोड़ा सा ज्यादा नंबर दिया क्रेडिट कॉस्ट का। सो लॉजिकली आईडीएफसी फर्स्ट की मैनेजमेंट को भी ये चीज करना चाहिए था, जैसे उन्होंने 1.65% का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया था। तो अगर उनको लग रहा था कि वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो उस क्रेडिट कॉस्ट के गाइडेंस को वो 1.65 से बढ़ा करके पहले ही 1.85 या 1.90 का गाइडेंस दे सकते थे। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर में ये प्रॉब्लम आया भी तो मैनेजमेंट को वहां पे अपना क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बढ़ाना नहीं पड़ता, तो वो चीज इतनी नेगेटिव नहीं लगती जो अब लगी है, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में हुई है। सो ये अप्रोच है, आई मीन ये डेफिनेटली इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि उनकी मैनेजमेंट ने पिछले 5-6 साल में बहुत अच्छा काम किया है, इंडस्ट्री में एग्जीक्यूशन काफी अच्छा रहा है, ग्रोथ हो या एसेट क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन किया है। लेकिन ये एक अप्रोच है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मतलब ऐसा लगता है कि ये फॉलो कर सकता था, एंड अगर करता तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता उनके बिजनेस को लेकर भी। सो यहाँ पे सीए ग्रामीण अगेन एक बहुत अच्छा अप्रोच रख रहा है उनकी मैनेजमेंट कि लगातार काफी कंजर्वेटिवली वो गाइड कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा है मैनेजमेंट का। देन कंपनी कह रही है कि आगे अब जो करंट सिनेरियो है इसको देख करके हमको काफी कॉन्फिडेंस लगता है कि जो हमने ग्रोथ के टारगेट दिए हैं प्लस जो हमने एसेट क्वालिटी का टारगेट दिया है वो हम अचीव कर लेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन एक जो इनकी इंडस्ट्री जो रेगुलेटरी बॉडी है माइक्रो फाइनेंस की एमफिन, उन्होंने एक थोड़ा सा एक रेगुलेशन भी लाया है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए, जो हमने इनके रिजल्ट में भी डिस्कस किया था। सो रेगुलेशन क्या है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई भी बोरोवर जिसका टोटल एक्सपोजर 2 लाख से ज्यादा है उसको आप लोन नहीं दे सकते। एज अ माइक्रो फाइनेंस लेंडर मैं उस बोरोवर को अब लोन नहीं दे सकता जिसका टोटल एक्सपोजर 2 लाख से ज्यादा है। दूसरा रेगुलेशन क्या है, अगर एक बोरोवर ने 4 लेंडर से लोन ले रखा है ऑलरेडी तब भी मैं उसको लोन नहीं दे सकता।
तो ये दो रेगुलेशन उन्होंने पास किए हैं। ये मे बी इस वजह से किया है बिकॉज हम अरमान की मैनेजमेंट से भी सुन रहे थे पिछले 2-3 क्वार्टर से कि ओवर लेवरेजिंग हो रही है सेक्टर के अंदर, तो मे बी उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये रेगुलेशन लाया है। अब इस पे सीए ग्रामीण का कहना है कि इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको हमारा कस्टमर एक्विजिशन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। वैसे इंटरनली मैनेजमेंट बोल रही है कि इंटरनली हम ये सारी चीजें काफी ज्यादा फॉलो करते थे पहले से, तो ओवरऑल लेवल पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे बिजनेस को। देन कंपनी का कहना है कि जो हमारा कोर मार्केट है महाराष्ट्र कर्नाटका, वहां पे डेफिनेटली हमारा डेलिक्वेंसी का नंबर काफी अच्छा है, डिफॉल्ट रेट कम है बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में। और अगर आप बाकी मार्केट्स की बात करोगे जिसमें आपका एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं, तो वहां पे जो डेलिक्वेंसी का नंबर है या जो डिफॉल्ट रेट्स हैं वो हमारे कोर मार्केट से ज्यादा है। लेकिन अगेन इसमें भी वही पॉइंट है कि हमने इसको पहले से ही फैक्टर इन कर लिया था एंड ब्रॉडर लेवल पे हमारा गाइडेंस वही रहने वाला है 2.2 से 2.4% के क्रेडिट कॉस्ट का। देन मैनेजमेंट बोल रहा है एक्चुअली में डिफरेंट मतलब डिफरेंस क्या हुआ है Q1 और Q2 में, क्यों हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। सो डिफरेंस ये हुआ है कि डिफॉल्ट रेट जो है वो Q2 में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने डिफॉल्ट करना बंद कर दिया है। कस्टमर डिफॉल्ट Q1 में भी कर रहा था, Q2 में भी कर रहा था। जो बड़ा डिफरेंस आया है वो आया है हमारी रिकवर करने की एबिलिटी के अंदर। जैसे Q1 में प्रॉब्लम क्या था कि कस्टमर अगर 1-2 EMI अपनी मिस कर रहा है तो उसको हम फॉलो अप नहीं ले पा रहे थे कस्टमर से, उसको रिमाइंडर नहीं दिला पा रहे थे, मतलब उसका जो विजिट था वो हमारा काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया था इलेक्शंस की वजह से और बाकी सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन Q1 में ये सारी चीजें इंप्रूव हो गई है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर कस्टमर 1-2 EMI डिफॉल्ट कर भी रहा है तो भी जो हमारी टीम है वो उनको बहुत बहुत फास्ट अप्रोच रख के उनको फॉलो अप कर रही है, उनको रिमाइंडर कर रही है एंड टाइमली कलेक्ट कर पा रहे हैं हम उससे। तो जो डिफॉल्ट रेट है वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी मेरा जो इंक्रीमेंटल एनपीए है वो कंट्रोल हो गया है। ऑफ कोर्स डिफॉल्ट रेट तो इस इंडस्ट्री में रहेगा, ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन कस्टमर से आप एक बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी एक्सपेक्ट करो या ये एक्सपेक्ट करो कि ये टाइम टू टाइम खुद से आपको सारा कुछ लोन का रीपेमेंट कर देंगे। वो चीज होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी कैसी है। ये चीज वही पूना वाला ने भी अपने कॉन कॉल में बोला था, इंडिया शेल्टर के कॉन कॉल में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि उनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि ओवर लेवरेजिंग मेन प्रॉब्लम है। ओवर लेवरेजिंग हमेशा इस सेक्टर के अंदर होता ही है जब भी ग्रोथ अच्छी होती है, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर आते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा बुक ग्रो करे। प्रॉब्लम तब आता है जब लेंडर का रिसोर्सेस अच्छा नहीं होता है, लेंडर में वो एफिशिएंसी नहीं होती है कि वो टाइमली लोन को रिकवर कर पाए, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। सो वही सीए ग्रामीण कह रहा है कि अब हमारी एबिलिटी बढ़ गई है रिकवर करने में, बिकॉज वो जो Q1 का चैलेंज था वो अब जा चुका है। इसीलिए हम कॉन्फिडेंस है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम हमारे क्रेडिट कॉस्ट को अच्छे से मेंटेन कर लेंगे ओवरऑल। देन इनका जो रिटेल फाइनेंस का बुक है उसमें जो इनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट है वो मेनली काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है और पूरे बिजनेस में 70 से 75% जो बुक है इनका वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि डेफिनेटली हमारा जो इंडिविजुअल लोन है वो है तो अनसिक्योर्ड लोन, लेकिन उसका एसेट क्वालिटी का जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू ग्रुप लोन जो होता है हमारा माइक्रो फाइनेंस का, उसके कंपैरिजन में। एंड ये रहेगा भी, बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि जो इनका ग्रुप लोन है, जो माइक्रो फाइनेंस का लोन है, उनमें जो अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स हैं जो टाइम पे रीपे करते हैं, डिसिप्लिन से अपना पूरा उनका क्रेडिट बिहेवियर रहता है, उनको ये प्रोमोट करके इंडिविजुअल लोन ऑफर करते हैं हायर टिकट साइज का। तो इसका जो एसेट क्वालिटी का ट्रेंड है वो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही रहेगा इनके माइक्रो फाइनेंस वाले बुक से। प्लस इसमें मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को अगेन इसमें भी मेंटेन करा है, जो लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला था कि 2028 तक, मतलब अगले 4 साल के अंदर, मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा जो रिटेल फाइनेंस का बुक है वो हमारे टोटल बुक में ऑलमोस्ट 15% कंट्रीब्यूट करेगा। आज अगर हम देखें तो आई थिंक 3 से 3.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है इनके रिटेल फाइनेंस का, तो मतलब एक बहुत सॉलिड पेस पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट अपने रिटेल फाइनेंस वाले बुक में। रिटेल फाइनेंस इन्होंने 2 साल 2.5 साल पहले ही स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले ये इंडिविजुअल लोन ऑफर करते थे इसके अंदर, देन इन्होंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 2 व्हीलर लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने स्टार्ट करें हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि 4 साल बाद हमारा जो ये रिटेल फाइनेंस का बुक है इसका अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो 40 से 45% जो हमारा इसमें बुक है वो सिक्योर्ड प्रोडक्ट रहेगा, उसमें होम लोन रहेगा, उसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रहेगा, एंड बाकी का जो 50 से 55% है वो आपका अनसिक्योर्ड लोन रहेगा, ये इंडिविजुअल लोन रहेगा। और होम लोन प्लस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये दोनों थोड़े से लॉन्गर टर्म के लोन होते हैं और आपका इंडिविजुअल लोन तो हार्डली 2-3 साल में टर्न आउट हो जाता है। सो ये कंपोजिशन मैनेजमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 4 साल के अंदर, मतलब इसको ये काइंड ऑफ एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स बनाने को देख रहे हैं सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का।
देन मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि कर्नाटका महाराष्ट्र के साथ में जो एमपी का स्टेट है वो भी हमारे लिए अच्छा कर रहा है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट रेट है वो काफी कम है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, और ये तीनों स्टेट इस कंपनी के टोटल लोन बुक में अराउंड 85% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। जो इनके बाकी के स्टेट्स है वहां से 15% का बिजनेस आता है। तो कंपनी कह रही है कि वहां पे डिफॉल्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ऑलरेडी हमने उसके अगेंस्ट में स्ट्रेटेजी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है और अच्छी रिकवरी हो रही है। देन कंपनी कह रही है कि जो रेनफॉल होता है उसको हमें हमेशा नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। तो जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो रेनफॉल हुआ है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि उससे हमको कोई भी ऐसा सीरियस कंसर्न नहीं लगता है। रेनफॉल से थोड़ा सा सीरियस इशू एक लेंडर को तब आता है जब एक पर्टिकुलर एरिया में मिनिमम 1 से 2 वीक तक लगातार रेनफॉल होता है और फ्लड वाला सिनेरियो बनता है वहां पे, तब थोड़ा सा इशू बनता है एक लेंडर के लिए। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में हमको ऐसा किसी भी एरिया में नहीं लग रहा है कि रेनफॉल की वजह से कोई ऐसा इशू हो रहा है। 2019 में मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमने देखा था कि कुछ एरियाज में जब लगातार रेनफॉल हुआ था तो वहां के कस्टमर्स को माइग्रेट करना पड़ा था, उनकी अर्निंग कैपेसिटी पे इंपैक्ट पड़ा था, तो डेफिनेटली वो उनको रीपे करने में भी प्रॉब्लम आया था। लेकिन अभी का अगर हम सिनेरियो देखें तो रेनफॉल अच्छा रहा है, एक हेल्दी रेनफॉल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई एसेट क्वालिटी को लेकर के हमको कोई कंसर्न लगा हो। देन मैनेजमेंट बोल रही है कि हमको बिल्कुल अभी लगता नहीं है कि क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस हमको बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज जो चीजें हम ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सेकंड क्वार्टर में वो काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रही है, हमको एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे रही है। एंड ओवरऑल अगेन मैनेजमेंट ने अपनी उस गाइडेंस को मेंटेन रखा हुआ है क्रेडिट कॉस्ट के। देन कंपनी का कहना है कि अब ये जो रूल आया जो एमफिन का, उसमें इनका टोटल 8% ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका एक्सपोजर या तो 2 लाख से ज्यादा है या फिर उन्होंने 4 लेंडर से ज्यादा लोन ले रखा है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि वहां पे एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि जो अच्छे क्वालिटी के बोरोअर्स हैं उनको हम शिफ्ट कर दें हमारे रिटेल फाइनेंस वाले प्रोडक्ट के अंदर, तो वहां पे उनको हम लोन दे सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो बाकी के जो बोरोअर्स हैं जिनका थोड़ा सा ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है उनको उनका लोन हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो रिजेक्शन रेट हमारा बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम नए कस्टमर एडिशन पे ज्यादा फोकस करेंगे जब, तो हमारा ये वाला चीज भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। देन कंपनी कह रही है कि इंटरनली अगर आप देखो तो हम भी ये रूल फॉलो करते हैं, जो एमफिन ने जो ये रेगुलेशन लाया है, तो कंपनी बोल रही है इंटरनली हम खुद भी ये रूल फॉलो करते हैं। स्टेट टू स्टेट लेवल पे इसको हम मैनेज करते हैं। जैसे अगर किसी स्टेट के अंदर हमको लगता है कि अभी रिस्क बढ़ गया है तो ये चीज हम भी करते हैं कि वहां पे उन कस्टमर्स को हम लोन देना बंद कर देते हैं जिनका टोटल एक्सपोजर 2 लाख है, या फिर जो 4 लेंडर से लोन ले चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको हम लोन नहीं देते हैं। और कहीं पे अगर हमको लगता है रिस्क थोड़ा सा कम है तो वहां पे हम 3 लेंडर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कहीं पे 2 लेंडर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंटरनली भी करते हैं रिस्क मैनेज करने के लिए, और जब हमको लगता है कि रिस्क अब ठीक हो चुका है तो हम चीजें वापस से नॉर्मलाइज कर देते हैं। देन इसके बाद मैनेजमेंट का कहना है कि आपका वो सीए ग्रामीण का जो रिटेल फाइनेंस का बुक है वो बहुत अच्छा करेगा इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। उसका रीजन ये है कि हम क्वालिटी कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं, हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप होता है उन कस्टमर्स के साथ में, प्लस हम उनका बैकग्राउंड उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छे से जानते हैं। तो हमको कॉन्फिडेंस है कि ये वाला बुक भी हमारा इंडस्ट्री के कंपैरिजन से बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। देन ओवर लेवरेजिंग के ऊपर मैनेजमेंट का बोलना है कि सर्दर्न स्टेट्स में हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि थोड़ा बहुत ओवर लेवरेजिंग हो रहा है, लेकिन ये जो ओवर लेवरेजिंग है ये सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ है। जैसे गोल्ड लोन हो गया, आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, होम लोन हो गया, अफोर्डेबल होम लोन हो गया, तो सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में ओवर लेवरेजिंग ज्यादा हो रही है। एंड इसमें हमको कोई अभी कंसर्न नहीं लग रहा है, बिकॉज गोल्ड लोन जो है वो सर्दर्न स्टेट्स में बहुत नॉर्मल है। कस्टमर जो यहाँ पे हैं वो इस लोन को बार बार रिन्यू करवाते रहते हैं, इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। अभी ऐसा कोई बहुत सीरियस इशू इसके अंदर हमको नहीं लग रहा है। देन अटेंडेंस का भी एक थोड़ा सा कंसर्न आया है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, कुछ लेंडर्स ने इस चीज को भी बोला है। सो अटेंडेंस क्या होता है, बेसिकली आप जो ये माइक्रो फाइनेंस में ग्रुप ऑफ वुमेन को जो लोन देते हो तो आप वीकली या फिर फोर्टनाइटली इनके साथ मीटिंग करते हो और अपना जो ईएमआई होता है उसको कलेक्ट करते हो। तो उसके अंदर अटेंडेंस का इशू आ रहा है। जैसे बहुत सारे एरियाज में क्या हो रहा है, टोटल बोरोवर जिन्होंने लोन लिया है वो सारे के सारे प्रेजेंट नहीं हो रहे उस मीटिंग के अंदर। तो कंपनी बोल रही है कि हमारा अगर आप ये देखोगे तो हमारे लिए ये नंबर 50% है, मतलब अटेंडेंस का ओवरऑल नंबर 50% है। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारा मेन मार्केट है कर्नाटका, वहां पे हमारा अटेंडेंस बढ़ करके 72% हो जाता है। तो मतलब वहां पे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है एंड बाकी स्टेज में थोड़ा बहुत ये इश्यू आ रहा है।
देन कंपनी कह रही है कि अटेंडेंस वाइज अगर आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन तीनों स्टेट्स को देखो तो तीनों स्टेट में अच्छी अच्छी अटेंडेंस रहती है। हाँ, कर्नाटका का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बाकी स्टेट्स में ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है अटेंडेंस का। अब यहाँ पे एक चीज हमको समझना है कि हमको ये जनरलाइज नहीं करना है कि कर्नाटका में अभी लैंडिंग के लिए, लैंडिंग बिजनेस का अच्छा एनवायरनमेंट है और राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा चैलेंज चल रहा है। ये जो मैनेजमेंट बात बोल रहा है ये अपने बिजनेस के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज आप बहुत सारे ऐसे लैंडिंग बिजनेसेस देखोगे जो राजस्थान में लोन दे रहे हैं या छत्तीसगढ़ में लोन दे रहे हैं या हरियाणा में लोन दे रहे हैं, बट उनका एसेट क्वालिटी अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे हमको जनरलाइज नहीं करना है कि सेक्टर में ही कुछ ऐसा हो गया कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम है और कर्नाटका महाराष्ट्र ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा जनरलाइज नहीं करना है। ये सीए ग्रामीण के केस में है, बिकॉज सीए ग्रामीण कर्नाटका में काफी सालों से ऑपरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां के एनवायरनमेंट को ये काफी अच्छे से समझते हैं, अच्छे से कस्टमर बिहेवियर को असेस कर पाते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस बिजनेस के लिए। और बाकी एनवायरनमेंट में अभी आप एक्सपैंड कर रहे हो, थोड़ा सा आपके लिए वो नया मार्केट है, तो समझने में आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि ओवरऑल अगर आप सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी देखो तो अभी भी बहुत है, क्योंकि 16 करोड़ माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स हैं, जिसमें से पूरी इंडस्ट्री जो है वो हार्डली अभी 8 करोड़ के आसपास कस्टमर्स को सर्व कर रही है, तो अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप और डीपर लेवल पे पेनिट्रेट करोगे तो आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एज ए लैंडर। एंड इसके साथ में लास्टली मैनेजमेंट का बोलना है कि रेनफॉल जो है वो एक्चुअली में इस बिजनेस में एक लैंडर को हेल्प करता है, अगर एक हेल्दी रेनफॉल हो, एक अच्छा रेनफॉल हो, बिकॉज जो इनकम है वो बढ़ती है अच्छे रेनफॉल के बाद, क्योंकि सारे कस्टमर्स वही आपके एग्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनका इनकम लेवल इंप्रूव होता है, सेक्टर में डिमांड इंप्रूव होता है। एंड सिर्फ आपका कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर ही नहीं, इनफैक्ट आपका जो डेलिक्वेंसी का नंबर है, जो डिफॉल्ट रेट है, वो भी इंप्रूव हो जाता है। तो रेनफॉल अगर अच्छा हो, हेल्दी हो, तो इस सेक्टर के लिए, लैंडर के लिए काफी अच्छा होता है। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल एनालिसिस था सीए ग्रामीण का। रिजल्ट ऑफ कोर्स अच्छा नहीं था Q1 का, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनोगे तो आपको मतलब वो सुनकर ही समझ आएगा कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा क्लियर है एंड कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, और जो इंप्रूवमेंट हुई है इनके कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर, वो सारी चीजें भी मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर मेंशन करी है। सो बिजनेस वाइज अगर आप देखो तो सीए ग्रामीण बहुत अच्छा लगता है करंट फेज में, बाकी माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स के साथ में अगर इसको हम कंपेयर करें। ऑफ कोर्स अब ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने ये बोल दिया तो हमको मतलब ये फिक्स माइंडसेट के साथ रहना है कि ये सीए ग्रामीण अच्छा ही है। अब यहां से हमारा काम है कि सेकंड क्वार्टर में इनके नंबर्स को वापस से एनालाइज करना है, हमको देखना है कि मैनेजमेंट ने जो कॉन्फिडेंस शो किया है उसका रिजल्ट क्या आया सेकंड क्वार्टर के नंबर में या फिर थर्ड क्वार्टर के नंबर में। तो ट्रैकिंग तो हमको कंटिन्यू रखना ही है, लेकिन Q1 के बाद आज अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सीए ग्रामीण के बिजनेस को देख करके थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज मैनेजमेंट के पास में वहां पे क्लैरिटी है एंड ऑलरेडी वहां पे इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया है इनके कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर में और एसेट क्वालिटी के नंबर्स में। अब यहां से स्टॉक वाइज अगर आप देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी वैसे 3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है और मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस ऑलमोस्ट 23-24% का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो वैसे तो आपको इससे और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इस इंडस्ट्री में, जो जहां पे एनबीएफसी जो है वो 30-40-50% पे ग्रो कर रहे हैं एंड उनका प्राइस टू बुक ये 3-3.5 के आसपास है। सो अपॉर्चुनिटी वाइज और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के अंदर ही प्ले करना है तो डेफिनेटली सीए ग्रामीण एक बेटर प्ले लगता है। ब्रॉडर लेवल पे वैसे आपके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ऑप्शन है, बिकॉज कुछ ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जैसे उत्कर्ष बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो माइक्रो फाइनेंस में लोन देते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत सिक्योर्ड लोन भी है इनका, एंड वो भी एक अच्छे लेवल पे लग रहे हैं, उनका भी प्राइस टू बुक अच्छा है, ग्रोथ के नंबर्स उनके भी अच्छे हैं। तो ब्रॉडर लेवल पे प्ले करने के लिए आपके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ऑप्शन है, बट अगर आपको एनबीएफसी से एक पूरा प्योर माइक्रो फाइनेंस प्लेयर ही चाहिए तो ऑफ कोर्स सीए ग्रामीण एक बेटर प्ले लगता है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। बाकी ट्रैकिंग इसकी कंटिन्यू रखेंगे, अरमान का भी कॉन कॉल देखेंगे, मैनेजमेंट का सुनेंगे वहां पे कि ओवरऑल उनका कैसा गाइडेंस है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।